वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 37 है। देखिए ये यूपी पीसीएस का तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है कि किसी भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या फिर कोई भी चीज़, बीईओ हुआ, आरओ हुआ, एआरओ हुआ, जिसमें भी अगर जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए ये जो है कि फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण विंध्य क्रम के शैलों से हुआ है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, तराई क्षेत्र का वह उत्तरी भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, तो इसमें से आपका गलत कथन पहचान करना है, असत्य कथन। तो पहला कथन है कि गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। देखिए, खादर नहीं कहा जाता है। जो भी प्राचीन मतलब पुरानी मिट्टी होती है उनको क्या कहते हैं, वो बांगर कहते हैं। ठीक है, खादर किसे कहते हैं, तो खादर जो है कि नवीन काप, जो नया मिट्टी होती है उसको कहते हैं। देखिए, ये खादर और बांगर ऐसे समझ लेते हैं। जस्ट आपका कोई भी नदी है, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, ये नदी है, तो ऐसा होता है कि अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है कि नदी का जल जो है कि मतलब दोनों तरफ से मतलब यहाँ तक चला जाता है। ठीक है, जब दोनों तरफ चला जाता है तो ये वाला जो मिट्टी होता है तो ये क्या हो जाता है, ये नया मिट्टी हो जाता है। इसको खादर कहते हैं, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ हो जाता है ना, बाढ़ आएगा तो। और इसकी जो पुरानी मिट्टी होता है, जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो बांगर कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण विंध्य क्रम में के शैलों से हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन जो है कि आपका असत्य है। देखिए, तराई क्षेत्र का वह उत्तरी भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू का निक्षेप मिलते हैं उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए ऐसे होता है, भाबर क्षेत्र जो है ना, शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच। ठीक है, उसे हम भाबर प्रदेश कहते हैं या भाबर क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे कंकड़ पत्थर और मोटे बालू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रमशः बिजनौर, बलिया। सेकेंड ऑप्शन है क्रमशः मुरादाबाद, देवरिया। थर्ड ऑप्शन है क्रमशः मुजफ्फरनगर, कुशीनगर। एंड फोर्थ ऑप्शन है बिजनौर, कुशीनगर। तो देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें वो उस ज़िले से प्रवेश करती है और किस ज़िले से वो बाहर निकलती है। तो देखिए, वो है आपका बिजनौर। इसमें जो है कि वो प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है, वहाँ से निकलती है। देखिए, वहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे इसे जो है कि भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, एक तरफ से भागीरथी आती है मतलब हमारी गंगा, और दूसरे तरफ से कौन आती है, अलकनंदा। और ये दोनों कहाँ पे मिलती है आके, तो ये देवप्रयाग में मिलती है। और जब देवप्रयाग में मिलती है तो यहीं पे इसको, यहीं से जो है कि हम गंगा बोलते हैं। तो एक धारा आती है किसकी, भागीरथी की, और दूसरी धारा आती है अलकनंदा की। तो दोनों के जहाँ पे मिलता है देवप्रयाग में, उसके बाद से गंगा नदी होती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग, देखिए ये जो है ना आपका अलकनंदा, ये जो है कि सतोपंथ हिमानी से इसका उद्गम है। और ये भागीरथी का, ये तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट जो है कि गंगोत्री है, वहाँ से है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख बांध एवं नदी का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पथरई बांध, पथरई नदी पे। सेकेंड ऑप्शन है मूसा कहंद बांध, ये जो है कि कर्मनाशा नदी पे। रामगंगा काठी बांध, ये रामगंगा नदी पे। एंड फोर्थ ऑप्शन है बाण सागर बांध, अर्जुन नदी पे। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध दिए गए हैं और किस नदी पे वो बनाए गए हैं ये दिया गया है। तो इसमें गलत युग्म बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, बाण सागर बांध जो है कि ये अर्जुन नदी पे नहीं है, ये किस नदी पे है, ये सोन नदी पे है। बाकी सब जो है कि सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है कि आपका गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम बारात उत्सव प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा में, सेकेंड ऑप्शन है प्रयागराज में, थर्ड ऑप्शन है आगरा में एंड फोर्थ ऑप्शन है वाराणसी में। तो ये जो है कि आपका राम बारात उत्सव, देखिए ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस जिले में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के? तो ये मनाया जाता है आपका आगरा में। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। देखिए राम बारात उत्सव, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका अर्थ ऐसे ही देखने से ही समझ में आ रहा है कि राम जी की बारात, ठीक है। देखिए ये प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के उपलक्ष्य में जो है कि ये मनाया जाता है। इसमें ये होता है कि इस उत्सव में सुसज्जित झांकियों को ना शहर भर घुमाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगरा से और भी चीज़ें आती है क्वेश्चन। आगरा में क्या क्या मनाया जाता है? देखिए पहला तो आगरा महोत्सव, सॉरी ताज महोत्सव, ठीक है, आगरा महोत्सव नहीं। बटेश्वर मेला आगरा से ही रिलेटेड है, ठीक है। कैलाश मेला भी आगरा में ही लगता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन पुलिस का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 2001-2002 में, सेकेंड ऑप्शन है 1998-99 में, थर्ड ऑप्शन है 1993-94 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 2004-2005 में। तो पर्यटन पुलिस का गठन जो है कि उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो ये किया गया आपका 2001-2002 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैत्रेय परियोजना का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध स्थलों के विकास से, सेकेंड ऑप्शन है जैन स्थलों के विकास से, थर्ड ऑप्शन है हिंदू स्थलों के विकास से एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैत्रेय परियोजना, इसका संबंध जो है कि किससे है? तो देखिए इसका संबंध है आपका बौद्ध स्थलों के विकास से। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। देखिए मैत्रेय परियोजना ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, और ये 1990 से सक्रिय है। ये भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा मतलब दूसरे देशों में भी बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित करने के उद्देश्य से ये काम करती है, ठीक है। और इसी परियोजना के अंतर्गत जो कुशीनगर है और बोध गया में है, जो मूर्ति स्थापित करने का लक्ष्य था, इसी योजना के अंतर्गत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन देना कब से शुरू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है सितंबर 2001 से, सेकेंड ऑप्शन है सितंबर 2004 से, थर्ड ऑप्शन है सितंबर 2002 से एंड फोर्थ ऑप्शन है सितंबर 2006 से। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये पूछ रहा है मिड डे मील, ये योजना जो है कि उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आपका सितंबर 2004 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये पका पकाया खाना, ये मिड डे मील योजना, देखिए ये भारत सरकार की योजना है, ठीक है। और ये बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है इसमें। और ये कार्यक्रम केंद्र द्वारा जो है कि 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है, मिड डे मील योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी को उत्तर प्रदेश में राजभाषा कब घोषित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1942 में, सेकेंड ऑप्शन है 1945 में, थर्ड ऑप्शन है 1947 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1950 में। तो जो देवनागरी लिपि में हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया आपका 1947 में। देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी राजभाषाएं हैं? तो 2 हैं। पहला है आपका हिंदी और दूसरा क्या है? तो ये है उर्दू। हिंदी को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो 1947 में, ठीक है। और उर्दू को कब घोषित किया गया? तो ये 1989 को, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित की गई उत्तर प्रदेश में? तो ये 1989 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार वर्ष 1846 में किस जनपद से निकाला? फर्स्ट ऑप्शन है बिजनौर से, सेकेंड ऑप्शन है मथुरा से, थर्ड ऑप्शन है आगरा से एंड फोर्थ ऑप्शन है गोरखपुर से। तो देखिए उर्दू का पहला अखबार था सरदल अखबार। ये वर्ष 1946 में किस जनपद से निकाला? तो ये निकाला किस जनपद से? ये आगरा से निकाला। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर में, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ में, थर्ड ऑप्शन है प्रयागराज में एंड फोर्थ ऑप्शन है मथुरा में। तो देखिए वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये उत्तर प्रदेश में है, किस जनपद में है? तो ये है आपका गोरखपुर में, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में बेसिकली कितने हैं? 4 नक्षत्रशाला हैं। एक गोरखपुर में है आपका वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। लखनऊ में कौन सा नक्षत्रशाला है?
तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है। प्रयागराज इलाहाबाद, इसमें जो है कि जवाहर नक्षत्रशाला है। ये कहाँ पे है? ये आनंद भवन में है, ठीक है, और मथुरा में नहीं है। और एक है आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये रामपुर में है। तो टोटल जो है कि 4 नक्षत्रशाला हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधारा और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? फर्स्ट ऑप्शन है शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन है औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन है जहांगीर एंड फोर्थ ऑप्शन है हुमायूं। तो किस मुगल सम्राट ने जो है कि सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटा करके जो है कि चित्राधार और व्यक्तिगत रूप चित्रों पे अधिक जोर दिया? तो वो कौन सा सम्राट था मुगल? तो वो था आपका जहांगीर। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि समझिए कि एक दस्तावेज होता है जो कि एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखा गया होता है, ठीक है। मतलब कोई हस्तलिखित पत्र को हम बोल सकते हैं कि वो जो है कि पांडुलिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल में से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है चनहुदड़ो, सेकेंड ऑप्शन है धौलावीरा, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा एंड फोर्थ ऑप्शन है दैमाबाद। तो सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से जो है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा स्थल है? तो वो है आपका कालीबंगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। देखिए कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में, ठीक है। ये जो है कि 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष जी के द्वारा यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले? तो जूते हुए खेत मिले, ठीक है, लकड़ी की नाली मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिला है और एक साथ 2 फसल बोने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। चनहुदड़ो ये जो है कि कहाँ है? सिंध में है, पाकिस्तान में। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिला में है और ये दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के काल में कौन सा कर नहीं लगाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आयकर, सेकेंड ऑप्शन है नमक कर, थर्ड ऑप्शन है व्यवसाय कर एंड फोर्थ ऑप्शन है भूमि कर। तो अंग्रेजों के काल में कौन सा जो है कि कर नहीं लगाया गया था? तो वो था आपका आयकर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए नमक कर, व्यवसाय कर और ये भूमि कर, ये जो है कि उस टाइम पे लगाया जाता था, लेकिन आयकर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है रुद्रदामन, सेकेंड ऑप्शन है खारवेल, थर्ड ऑप्शन है कनिष्क एंड फोर्थ ऑप्शन है मीनांडर। तो किस शासक ने जो है कि जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण जो है कि करवाया था? तो वो शासक था आपका रुद्रदामन। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। देखिए ये संस्कृत काव्य शैली का ही ना पहला नमूना था जूनागढ़ अभिलेख, और ये जो है कि काठियावाड़ में स्थित है और रुद्रदामन द्वारा जो है कि ये निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह जैन आचार्य कौन था जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है हरिविजय सूरी, सेकेंड ऑप्शन है उमा स्वाति, थर्ड ऑप्शन है जिनचंद्र सूरी एंड फोर्थ ऑप्शन है हेमचंद्र। तो ये बोल रहा है कि जैन आचार्य कौन था वो जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा, ठीक है, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो कौन था? तो ये था आपका हरिविजय सूरी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये जैन गुरु थे हरिविजय सूरी, और ये अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी इनको, ठीक है। देखिए पशुबद्ध जो प्रतिबंध करवा दिया गया था, इन्हीं के प्रभाव से प्रतिबंध करा दिया गया, ठीक है। और इसका उल्लेख जो है कि हरिविजय सूरी के द्वारा रचित की गई है कौन सा? हीरा काव्य, उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, सेकेंड ऑप्शन है हरिशेन, थर्ड ऑप्शन है वत्स्यायन एंड फोर्थ ऑप्शन है रवि कृति। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है? तो ये है आपका हरिशेन। ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद में एंड फोर्थ ऑप्शन है नासिक में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है?
ये स्थित है आपका मुंबई में। देखिए ये जो है कि 1 जून 1945 में ये जो है कि उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन है भूमि का, सेकेंड ऑप्शन है मृदा का, थर्ड ऑप्शन है खनिज का एंड फोर्थ ऑप्शन है चट्टान का। तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ये है आपका चट्टान का। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये पेट्रोलॉजी ये जो है ना, ये जियोलॉजी की एक शाखा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में, संगठन, वितरण और संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 10वीं, सेकेंड ऑप्शन है 7वीं, थर्ड ऑप्शन है 8वीं एंड फोर्थ ऑप्शन है 9वीं। तो राष्ट्रीय कार्बनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 2002 से 2007 तक थी। देखिए पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका 1951 में शुरू किया गया था और 1951 से कब तक? 2014 तक ये पंचवर्षीय योजना के नाम से इसको जाना जाता था, योजना आयोग के अंतर्गत आता था। उसके बाद से 2015 में 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना को ये रिप्लेस करके ये क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, सेकेंड ऑप्शन है देव समाज, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्म समाज एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्मीय सभा। तो महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था आपका ब्रह्म समाज ने। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना जो कि 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यही एक पहली ऐसी संस्था थी जिसमें जो है कि महिलाओं के उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों से कल पूछा गया था, ठीक है। आप लोगों का आंसर देना था इसको कमेंट बॉक्स में कि टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को निम्न में से कौन सी जल संधि जोड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन था कर्च जल संधि, सेकेंड ऑप्शन था बोनिफेसिया जल संधि, थर्ड ऑप्शन था ओट्रांटो जल संधि एंड फोर्थ ऑप्शन था डार्डानेल्स जल संधि। तो टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपका बोनिफेसिया जल संधि, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह थी? फर्स्ट ऑप्शन है मैगस्थनीज, सेकेंड ऑप्शन है कौटिल्य, थर्ड ऑप्शन है विशाखदत्त एंड फोर्थ ऑप्शन है जस्टिन। तो ये बातें जो है कि किसने कहा था कि चंद्रगुप्त की सेना जो है कि डाकुओं का गिरोह थी? तो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर, और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। देखिए आप हमें जो है ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक में हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEORO करके। तो आप लोग वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।